नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। और आज हम बात करेंगे जातिगत जनगणना की, यानी कि जातिगत जनगणना जो कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं, पांचों राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जब इन चुनाव की सभाएं हो रही हैं, जनसभा को जब बड़े बड़े नेता संबोधित कर रहे हैं, खासतौर पर अगर हम विपक्ष की बात करें तो जातिगत जनगणना का जिक्र हमेशा होता नजर आ रहा है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा में ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले मध्य प्रदेश में और केंद्र में सरकार आने पर पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी अशोकनगर जिले में थे, जिसे आमतौर पर सिंधिया का गढ़ माना जाता है। सरल सा सवाल है कि यदि इस देश में 50% बेरोजगार ओबीसी वर्ग से हैं तो उनको हिस्सेदारी देश में अधिक मिलनी चाहिए। यानी कि साफ तौर पर जब चुनाव का समय आया, पांचों राज्यों में जब विधानसभा चुनाव रहे और हो रहे हैं, वोटिंग होने वाली है, साथ ही साथ 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो उसको लेकर जातिगत जनगणना पर फोकस नजर आ रहा है। राहुल गांधी का हर सभा में संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। अगर हम बात करें जातिगत जनगणना की, और इसी पर चर्चा के लिए कि आखिर जातिगत जनगणना की बात क्यों की जा रही है और बार बार जातिगत जनगणना का जिक्र क्यों किया जा रहा है, उसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बजाज भी जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आवाज सुन पा रहा हूँ जी। देखिए, जैसा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में पहुंचे, वहां उन्होंने जातिगत जनगणना का जिक्र किया। यानी कि उन्होंने कहा कि सरकार बनती है, अगर सरकार की बात करें, यानी कि विधानसभा चुनाव की ही बात कर रहे थे कि अगर सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराएंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि और भी जगह कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है? चलो देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक स्पष्ट वो है कि जातिगत जनगणना के आधार पर यदि जनगणना में पिछड़ी जातियों को भी शामिल करते हुए यदि उसको उल्लेखित किया जाए तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की जो भी नीतियां बनती है और जो भी नीति निर्माता है और जो भी सुविधाएं हैं और जो भी अपने संसाधन है, उनको सबको समुचित रूप से एक समुचित सहभागिता के माध्यम से यदि उनको अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से उससे राज्य का विकास होगा। और इस अवधारणा को कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरे देश में लागू हो और धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू होने का प्रसंग इसमें चलता जाएगा। और जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहाँ भी इसको लेकर कार्य प्रारंभ हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस लेकिन योगेंद्र सिंह जी, मैंने सवाल ये पूछा था आपसे कि जैसे कि अभी आप जीतने की बात कर रहे हैं कि जहां जीतेंगे वहां जातिगत जनगणना को कराया जाएगा, लेकिन जहां पे ऑलरेडी सरकार है कांग्रेस की, उधर की बात कर रही हूं मैं, उधर पे जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है? जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी पर जातिगत जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और वहाँ पर भी जातिगत जनगणना प्रारंभ की जा चुकी है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है और इसमें विपक्ष को विरोध करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जनगणना के आधार पर हम जो भी हमारी जातिगत जनगणना जो भी हमारा सिस्टम है उसमें हम अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रारंभ से 1951 से ही उसको प्रारंभ किया था। 1931 से जातिगत जनगणना का प्रावधान हिंदुस्तान के अंदर लागू है। समय के साथ हम उसको विशिष्टता के रूप में अगर उसको करते हैं तो निश्चित रूप से राज्य का उस पिछड़ी जातियों का उसमें विकास होगा। ठीक है, अशोक बजाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अशोक बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी जी, धन्यवाद। जैसा कि राहुल गांधी का दौरा था अशोकनगर, सिंधिया का गढ़ माना जाता है, वहां पर राहुल गांधी जाके बोले हैं कि अगर सरकार आती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। हर जगह रैली हो रही है, राहुल गांधी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, तो जातिगत जनगणना को इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? देखिए, देश को बांटने का वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, के आधार पर बांटने का, खंडित करने का हमेशा प्रयास किया है।
और पहले जब जब एक पूर्ण बहुमत में थे कि सरकारें बनती थी, जी। कहते थे जात पर न पात पर मुहर लगेगी। हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। अशोक बजाज जी, हम वापस से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। योगेंद्र सिंह जी, आपके पास वापस आना चाहूँगी, आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा कि न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नारा था। अब ये नारा पूरा खंडित होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, समय, परिस्थितियाँ और सामाजिक विषमता को समाप्त करने का जो मकसद है, वो भारतीय संविधान की आत्मा का मूल उद्देश्य है। और हम देश के तमाम व्यक्ति को 21 आर्टिकल्स भारतीय संविधान के तमाम समानता का अधिकार चाहते हैं। और हम समानता के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि समाज के तमाम संसाधनों का उनकी जनसंख्या के अनुपात के उद्देश्य नीति निर्धारण हो, उनको सभी को उसका लाभ वो भी हमारे साथ चल सके, तभी जाकर हम अपनी संविधान की मूल आत्मा के मकसद को पूर्ण कर पाएंगे। और सामाजिक न्याय की अवधारणा जो हमारी संविधान की आत्मा है, उसको निश्चित रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब हम सभी समाज के लोगों को अपने विकास की अवधारणा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। तो जातिगत जनगणना को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से न देखकर विपक्ष को भी उस पर पुनर्चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि विपक्ष भी इस भूमिका के साथ में जुड़े और जुड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाए जिससे हम समाज के स्ट्रक्चर को, समाज की संरचना को सुदृढ़ करें, इसको मतभेद की राजनीति से। जी, योगेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? योगेंद्र जी जी, जैसा कि आपने कहा कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, बिल्कुल बदलती हैं, लेकिन जब यहाँ पर एक प्रमुख हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कि इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो वो भी जातिगत तौर पर जनगणना को हमेशा से उनकी तरफ से भी विरोध रहता था, यानी कि वो इसको सपोर्ट नहीं करती थी। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव आते साथ ही जातिगत जनगणना की बात करना कितना सही है, योगेंद्र जी? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आप आप जो है पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, विद्वान वर्ग से जुड़े हुए हैं, और आप देख पा रहे हैं कि केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के चुनाव के बाद ये समय ही, तत्कालीन समय में ये मुद्दे नहीं उठाए गए हैं, बल्कि पिछले कई समय से, जब से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर बार बार आप देश के समक्ष भी अपने बयान दे रही है कि जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो। और जो जनगणना भारत सरकार कर रही है, हम तो उससे रिक्वेस्ट करते रहे कि आप जो इसका पब्लिक के बीच में इसको ओपन कीजिए। तो इसमें कौन सा ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव के समय ही कांग्रेस पार्टी इस बात को कर रही है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। और रहा इंदिरा जी का सवाल, इंदिरा जी और नेहरू जी के समय जो इस देश की अर्थव्यवस्था थी और आर्थिक परिस्थितियां थी, उनके समय अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग ही हमारे देश का सबसे पहला कदम था कि हम उस वर्ग को अपने साथ जोड़कर सामाजिक समरसता के साथ जोड़ने का काम करें। और वो काम हमने किया। और समय और परिस्थिति के साथ यदि हमें कुछ ऐसा अवलोकन लगता है और हमें ऐसा लगता है कि सामाजिक विषमता के इस मापदंड को खत्म करने के लिए जनसंख्या की दिशा में जाना चाहिए, तो जातिगत जनगणना को अपनाना कोई बौद्धिक समाज के अंदर इस प्रकार की बात को सोचना विपक्ष की तरह कि इससे कोई भेदभाव होगा, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भेदभाव की मानसिकता है। हम सब समाज के एक अंग हैं और देश का प्रत्येक नागरिक उसका अंग है, वो सभी का एक ही मकसद है। ठीक है, लेकिन योगेंद्र जी, जातिगत तौर पे अगर हम देखें तो जाति की अगर बात करें तो पिछले जो वर्ष बीत चुके हैं, हम 30, 35, 50 साल पहले की अगर बात करें तो जातिगत तौर पर बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिला है समाज में। अब जाकर परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई नज़र आ रही हैं। अब लोग जातियों पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, सबको एक समान मान रहे हैं। अगर हम ऐसी जनगणना कराते हैं जिसमें अलग अलग जात पात नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ फिर से वैसी भावनाएं लोगों के मन में प्रकट होती नजर नहीं आएंगी क्या? नहीं, ऐसा ये सोचना, ये दृष्टि जो आपकी है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। अगर ये जो आपकी सोच की जो अवधारणा है, ये सोच आपको 1951, 52 के समय होता तो निश्चित रूप से हम सोच को समझ सकते थे। लेकिन आज समाज पूरी तरीके से जागृत है और पूरा देश डिजिटल है और हम सब बातों को जनता के बीच में अगर लेके जाते हैं तो जनता बहुत आसानी से उस चीज को समझती है। और इसका मकसद विभिन्नता या विविधता को प्रकट नहीं करना, विविधता तो इस देश की पहचान है।
और हम तमाम समाज, तमाम जातियां, तमाम धर्म, संप्रदाय, पंथ सबको जी। समावेश करके एक दिशा में चलने का संकल्प लेकर यदि कार्य करें तो ऐसी भावना नहीं सोचना चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास आगा ये सब संभव ही नहीं है। ठीक है, इस पे विरोध नहीं होना चाहिए, आपका ये कहना है। ठीक है योगेंद्र सिंह जी, मैं एक और सवाल मेरे जहन में उठ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ, जैसा कि राहुल गांधी हमेशा से कह रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, यानी कि हम एसटी एससी ओबीसी की बात करें तो उनका कहना है कि ये इस वर्ग के लोगों के पास नौकरियां कम हैं, इस वर्ग के लोगों के पास सरकारी नौकरियां कम हैं, इनके लिए अलग से कुछ करना चाहिए। क्या वास्तव में आपको लगता है कि सिर्फ पिछड़ा वर्ग या जातिगत जनगणना करेंगे तो ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? देखिए, आपका अच्छा अच्छा प्रश्न है, हम्म, और मैं अपने ज्ञान के आधार पर आपको बताना चाहूंगा जी। कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं और वर्तमान की जो दशा है, जी। उसमें आपने जिस प्रकार का ये एक प्रश्न उठाया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ हम्म, कि पूरे देश में एक संविधान है। हम्म, एक संविधान के पश्चात पूरा देश विभिन्न राज्यों में विभक्त है। हर राज्य की अपनी सामाजिक व्यवस्था है, हर राज्य की अपनी एक सामाजिक जनगणना है। जी। हर राज्य के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं को एक साथ अगर यदि सोचा जाए तो हम समान रूप से वितरण करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई वर्ग वंचित रहेगा और कोई वर्ग ज्यादा पोषित होगा। इसलिए सामाजिक दृष्टि से अगर उसकी जनगणना की जाए तो हर राज्य में सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से वो सामाजिक संख्याओं के आधार पर संसाधनों को बांटने और वितरण की दिशा में यदि काम करेंगे तो समुचित रूप से सही लोगों तक सही चीज पहुंचेगी। तो इससे अच्छा कोई लोक कल्याणकारी हमारा कोई कदम ही नहीं हो सकता। ठीक है योगेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि समाज हित में है जातिगत जनगणना, तो समाज हित का कार्य तो कभी भी हो सकता है ना। मैं बार बार आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, उसका जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा है कि कांग्रेस की सरकार, जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, छत्तीसगढ़ में इतना समय मिला तो पहले क्यों नहीं कराएगी जातिगत जनगणना? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन के बाद पूरे राष्ट्र के संबंध में अपनी एक समीक्षा करी थी, जी। आपको जानकारी होगा। और उसके बाद ये निष्कर्ष निकल के आया कि देश के कई भागों में, चाहे जैसे बिहार जैसे बड़े राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हो, ऐसी कई पिछड़ी जातियां हैं जो आज भी विकास की राह जोक रही है। तो क्यों न उनको भी अवसर प्रदान किया जाए। और रहा छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का जो प्रश्न आप बार बार उठा रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इसको लेकर निर्णय लिया जा चुका है। वहाँ भी जातिगत जनगणनाओं को ही जनता के बीच में सार्वजनिक करके उसी के तय में तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। और ये शिक्षा के हिसाब से भी उचित होता है। आप इसको केवल आर्थिक विकास की दृष्टि से न देखें, ये शिक्षा के हिसाब से उचित होता है। यदि शिक्षाविद भी अपनी जो शिक्षा प्रणालियों को जिस प्रकार से हम दिशा देने का काम करते हैं, उसमें भी ये सब चीजें अंगीकार होती है। और निश्चित रूप से वो लाभान्वित करने की दिशा में इसको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। चुनाव के पहले भी हमने मुद्दा उठाया था, चुनाव तो बाद में आया है। ठीक है योगेंद्र जी, जैसे कि अब हम राजनीतिक तौर पर अगर इसको ले जाएं, इस जातिगत जनगणना को, यहाँ पर एक बात सामने निकल के आती है कि हमेशा कहा जा रहा है कि जातिगत तौर पे अगर जनगणना होगी तो वोट बैंक में कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे आप इस पे? ये वोट बैंक की राजनीति से इसको परे रखना चाहिए। ये कुछ कदम ऐसे होते हैं जो हर राजनीतिक पार्टियों को इन चीजों को दृष्टिगत सोच को बदल के ही अपने निर्णय लेना चाहिए। केवल वोट बैंक की राजनीति का मकसद यदि देखें हम, तो वोट बैंक की राजनीति के आधार पर यदि हम कोई निर्णय लें तो निश्चित रूप से वो संविधान के विपरीत है। और ऐसा कोई वोट बैंक की राजनीति का प्रश्न नहीं है। पिछड़ी जाति का समाज देश के अंदर सबसे बड़ा वर्ग है। आज हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता पर केंद्र सरकार पर शासित है। 309 सीटें उसके पास है, 33% का लगभग उसके पास वोट है। तो क्या 33% मात्र वोट से वो 309 की जनगणना संख्या को प्राप्त कर रही है? तो क्या ये वोट बैंक का आधार थोड़ी हो सकता है? ये तो जनता की भावना है, जनता का निर्णय है। और जनता जनार्दन जो भी लोकतांत्रिक देश में जो निर्णय लेती है वो सर्वोपरि होता है। वो किसी वोट बैंक में हो जाता है ऐसा नहीं है। अगर किसी वोट बैंक की निश्चित परिभाषा कांग्रेस पार्टी के संबंध में यदि आप देखें तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक अगर आप कहें कि तथाकथित वोट बैंक है, तो वो सभी राज्यों में राज्यवार अलग अलग पार्टियों के साथ है। तो ऐसा सोच लेना उचित नहीं है, मानता हूँ। ठीक है। एक जैसे कि आपने कहा कि इसको वोट बैंक की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि अगर हम जातिगत तौर पर डिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप अभी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत तौर पे भी वोट पड़ते हैं कुछ कुछ सीटों पर। उनका क्या होगा फिर? तो वोट बैंक न गिरे, सांप्रदायिक आधार पर वोट बैंक न हो,
जी। और मतदान का कोई आधार जातिगत, सामाजिक या सांप्रदायिक न हो। इस संबंध में हम लगातार इस देश के निर्वाचन के माध्यम से, निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से, निर्वाचन आयोग के माध्यम से जी। इस निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के संबंध में बार बार प्रयास करते आ रहे हैं और यही हमारा परिणाम है कि इतने वर्षों में हम इस कदम तक पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से हम एक विकसित देश की तरफ जाएंगे, न कि हम इस प्रकार की सोच को प्रभावी करेंगे। ठीक है, यानी कि योगेंद्र जी, मैं कुल मिलाकर समझूं तो जातिगत जनगणना जो कि बार बार जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस की तरफ से जनगणना का बार बार जो जिक्र किया जा रहा है वो बिल्कुल भी वोट गेनिंग की राजनीति नहीं है, ये समाज हित का कार्य है। ओवरऑल आपका ये कहने का मतलब है? और समाज के अंदर सामाजिक न्याय और हिंदुस्तान के अंदर विधि सम्मत शासन और ये देश की आत्मा है और संवैधानिक आत्माओं के अनुरूप कार्य करना हर व्यवस्था, हर व्यक्ति का यह दायित्व है। और यदि हमको दूरदृष्टि रूप से ऐसा लगता है कि कोई निर्णय इस देश के समाज की सामाजिक विषमताओं को दूर कर सकता है, तो उस कदम को उठाना किसी प्रकार से वोट बैंक की राजनीति नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर राहुल गांधी की, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में भी जातिगत तौर पर जनगणना की जाएगी। और अगर बात करें राहुल गांधी की अशोकनगर जाने की और वहां संबोधित करने की लोगों को, तो वो सिंधिया का गढ़ माना जाता है अशोकनगर, और वहां जाके जातिगत जनगणना का जिक्र करना, ऐसा कहा जा रहा है कि वोटों पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस की सरकार और भी जगह है और अगर जातिगत तौर पर जनगणना कराना है तो और भी जगह पर जनगणना हो सकती है। लेकिन चुनाव के वक्त जातिगत तौर पर जो जनगणना है उसका बार बार जिक्र लाना, ये कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में जो है इसकी हलचल नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो जनता किसको चुनती है, क्या वह जातिगत तौर पर जनगणना करवाना चाहती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।